स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सबका बीपीएससी टीआरई 4.0 के कंप्यूटर साइंस बैच में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस की जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप भी तैयारी के लिए लगे होंगे कि वैकेंसी जल्दी आए और जल्दी से हम लोग फॉर्म भर के अपनी एक सीट वहाँ पे सुरक्षित करें। अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के बैच में, आप हमारे नंबर पे 96289592378318489291 पे कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोर्स मटेरियल की हो, चाहे वो क्लासेस की हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ की हो। किसी भी प्रकार की जानकारी जो आप इस बैच से जुड़ी चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर हम लोग कल के लेक्चर की बात करें, कल के लेक्चर में हमने आपको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ट्री के बारे में बताया था, ग्राफ के बारे में बताया था, उससे जुड़ी जो टर्मिनोलॉजीज़ थी उनके बारे में बताया था। ऐसे तमाम चीज़ें ग्राफ में भी थी। वर्टेक्स क्या होते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होते हैं, तमाम चीज़ों को हमने बताया था। एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हमारा डेटा स्ट्रक्चर चल रहा था, तो वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एसिम्प्टोटिक नोटेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एसिम्प्टोटिक नोटेशन से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलना तय है। क्या होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी? मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं आपको कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी पर रखा हुआ है 110%। वो किसी भी हो सकती है। किस डेटा स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछेगा ये मैं नहीं जानता, बट कॉम्प्लेक्सिटी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% रखा हुआ है। चाहे आपसे कोई सर्चिंग की पूछ ले, चाहे आपसे कोई सॉर्टिंग टेक्निक पूछ ले, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी वो आपसे पूछ सकता है। चाहे वो इंसर्ट में पूछ ले ऑपरेशन में, चाहे वो आपसे पूछ ले डिलीट में, चाहे वो आपसे सॉर्टिंग पूछ ले, चाहे सर्चिंग पूछ ले, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी से आना तय है, तो आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी जो जो केसेस होते हैं उन सारे केसेस में आपको याद करनी चाहिए। अगर आप याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आप सही कर लेंगे 100%। कोई सिलेबस तो हम लोग पढ़ नहीं रहे यूनिवर्सिटी का, हम लोग कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जो कंपटीशन का सिलेबस होता है उसके हिसाब से क्वेश्चंस में गेस लगाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, और उस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि क्या होगा अगर इससे एक क्वेश्चन देखें तो क्या होगा, वो क्वेश्चन कौन सा होगा। ऐसे तमाम हम लोग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगे हुए हैं। अब देखिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता क्या है, हम इसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा जिसका नाम है एल्गोरिदम। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करूँगा जिसका नाम है एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम के साथ साथ मैं एक वर्ड और इस्तेमाल करूँगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो फ्लो चार्ट का आपका डायग्राम से पूछ ले, कि कोई सिंबल पूछ ले कि उस सिंबल को क्या कहते हैं, या वो सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। वहाँ पे हर एक सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है। उस मीनिंग को अगर आप जानते हैं तो एग्जाम में आप कर लेंगे कि ये सिंबल किस चीज़ का है। स्टार्ट बॉक्स क्या होता है, इंड बॉक्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स क्या होता है, डिसीजन बॉक्स क्या होता है। ठीक है, ऐसे तमाम सिंबल्स होते हैं आपके फ्लो चार्ट्स में, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक वर्ड का इस्तेमाल करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, एक वर्ड और इस्तेमाल करूंगा प्रोसीजर। एल्गोरिदम और प्रोसीजर में बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक है, एक एल्गोरिदम जो होगी वो एक प्रोसीजर ही होगी, बट एल्गोरिदम और प्रोसीजर में कुछ ना कुछ अंतर होगा।
ठीक, वो अंतर क्या होता है, वो डिफरेंस क्या होता है, अगर आप वो डिफरेंस भी आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड प्रोसीजर, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम और प्रोसीजर में क्या अंतर है। तो ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर जो बहुविकल्पी हैं आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन की, और उससे पहले हम बात करेंगे एल्गोरिदम की कि क्या होता है एल्गोरिदम। चलिए, हम लोग अगर एक वर्ड की बात करें, हमने आपसे पहले भी कहा कि हम लोग एक वर्ड की इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जिस वर्ड की इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, एल्गोरिदम। क्योंकि हम लोग एल्गोरिदम के बिना एसिम्प्टोटिक नोटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमारे पास एल्गोरिदम नहीं है तो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन का कोई मतलब नहीं बनता कि हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन की स्टडी करें। इफ वी हैव एन एल्गोरिदम then we will go for asymptotic notation. Otherwise, there is no need to use asymptotic notation. Why? I will discuss after some time. मैं करूँगा थोड़ी देर बाद। एल्गोरिदम क्या होता है, देखिए हमने आपसे कहा एल्गोरिदम जो होता है, पहली बात तो एल्गोरिदम जो होती है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। किसी भी कार्य को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। मैं क्या कह रहा हूं, एल्गोरिदम क्या होती है, किसी भी कार्य को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो एक एल्गोरिदम है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, किसी भी कार्य को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो विद इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होगा और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होके कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं किसी भी कार्य को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे और वो स्टेप्स एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम इज ए प्रोसीजर या इज ए प्रोसीजर दैट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद इन ए टाइम इंटरवल। ठीक है, एल्गोरिदम में क्या होते हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, पहली बात होंगे ही, बिकॉज 2 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन, 50 लाइन, 100 लाइन एंड सो ऑन। दूसरा बात कि ये एक टाइम इंटरवल में कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन विद इन टाइम इंटरवल, विद इन ए टाइम इंटरवल। ठीक है, हमने क्या कहा? एल्गोरिदम क्या है? किसी भी कार्य को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे और एक सक्सेसफुली टाइम इंटरवल में एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वो प्रोसेस जो है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसका एग्जीक्यूशन डन हो जाएगा। और वो आपको एक आउटपुट पे ले जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या हो गई, एक उसमें 10 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन होगी। फिर कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन इन फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। तीसरी बात, मैंने जब पहले लेक्चर की शुरुआत की थी, जब मैंने कंप्यूटर साइंस का बैच स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि हमारे कंप्यूटर में होता है प्राइमरी मेमोरी, हमारे कंप्यूटर में होती है सेकेंडरी मेमोरी। हमने आपसे ये बताया था कि कंप्यूटर में जब भी कोई प्रोसेस चलता है तो कहाँ होता है? मेन मेमोरी में होता है। बिना कंप्यूटर में कोई भी अगर प्रोसेस है बिना मेन मेमोरी में आए उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, नेवर, नहीं हो पाएगा। क्यों?
क्योंकि मेन मेमोरी ही माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करने के लिए जिम्मेदार है। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो उसको आपको मेन मेमोरी में आना पड़ेगा। विदाउट मेन मेमोरी में आए आप उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास मेमोरी में स्पेस होगा तब तो वो प्रोसेस कंप्यूटर में मेन मेमोरी में आ पाएगा। अगर आपके पास प्रोसेस है लेकिन मेन मेमोरी में स्पेस नहीं है तो वो प्रोसेस मेन मेमोरी में नहीं आएगा और उसका एग्जीक्यूशन कभी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई प्रोसेस P1 है, अगर कोई प्रोसेस P1 है हमारे पास, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस P1 है, मान लिया कुछ देर के लिए कोई प्रोसेस P1 है और P1 की जो साइज है वो मान लिया 32 KB का ये एक प्रोसेस है। क्या है? 32 KB का एक ये प्रोसेस है जिसको हमें क्या करना है, कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करना है। तो हमारे पास 32 KB का स्पेस मेन मेमोरी में होना चाहिए। 32 KB का स्पेस हमको मेन मेमोरी में चाहिए। 32 KB का स्पेस हमको मेन मेमोरी में चाहिए। अगर मेन मेमोरी में इतना स्पेस नहीं होगा तो वो प्रोसेस कभी भी जिंदगी में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो कुछ समय लगेगा। मैंने आपसे कहा ना, एक विद इन टाइम इंटरवल में क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो वो मिनिमम टाइम कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, वो एवरेज टाइम क्या हो सकता है, मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड है उस प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं टाइम रिक्वायर्ड, उसको वो कितना टाइम रिक्वायर्ड है चाहिए कि उस टाइम में वो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो उस टाइम का हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोलते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, उस प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जो भी हमें टाइम इंटरवल चाहिए, ठीक, वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। दूसरी बात, हमारे प्रोसेस को रन करने के लिए, हमको प्रोसेस को रन करने के लिए वो मिनिमम स्पेस की कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब वो कितना स्पेस रिक्वायर्ड है फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। तो वो जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा, जो स्पेस रिक्वायर्ड है आपको, कि जितना स्पेस रिक्वायर्ड है कि वो स्पेस हमको अगर मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम लोग बताते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। किससे बताते हैं? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए, हमने आपसे ये बताया कि एल्गोरिदम क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एक सक्सेसफुल टाइम इंटरवल होगा जिसमें वो कंप्लीट हो चुका होगा, और हमको वो कितना टाइम रिक्वायर्ड है जितने हम ये कह देंगे कि हमारा प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। टाइम मिनिमम भी हो सकता है, टाइम मैक्सिमम भी हो सकता है, पर वो हम लोग बाद में बात करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम की बात बाद में करेंगे। बट टाइम कितना रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने आपसे बताया था कि कंप्यूटर में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि आपके इस प्रोसेस को रन करने के लिए मेमोरी में कितना स्पेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपके इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मेमोरी में कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ सकता है। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन का, जो आपने यहाँ पे टाइटल देखी है आज, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ASYMPTOTIC, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन अब यहीं से आएगा कि हम आपसे जो कह रहे हैं कि सर ये जो टाइम इंटरवल आपकी बात कर रहे हैं, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं,
ये टाइम मिनिमम हो सकता है, ये टाइम मैक्सिमम हो सकता है, और ये एक एवरेज टाइम हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है किसी का मिनिमम टाइम एग्जिस्ट करे, मैक्सिमम टाइम एग्जिस्ट ना करे, या मैक्सिमम एग्जिस्ट करे, मिनिमम एग्जिस्ट ना करे। ऐसा होता नहीं जनरली, लेकिन कुछ नोटेशंस आएंगे, वहां पे देखेंगे कि उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है पर लोअर बाउंड नहीं कर रहा है, या लोअर बाउंड कर रहा है अपर बाउंड नहीं कर रहा है। वो हम लोग बात करेंगे जब नोटेशंस को देखेंगे। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे पास इसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग नोटेशंस आ जाते हैं, और वही नोटेशंस हमारे क्या होते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन पे जाने से पहले हम आपसे बता दें, एल्गोरिथम की हमारी अपनी क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, इनमें से क्या एक एल्गोरिथम की विशेषता नहीं है। तो एल्गोरिथम की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि हमारी एल्गोरिथम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, हिंदी में बोलते हैं विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता की बात करें, फाइनाइटनेस। मैं क्या बोल रहा हूं, फाइनाइटनेस, ठीक है, कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। फाइनाइटनेस मतलब क्या है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, और उस स्टेप को वो फॉलो करके हमारी प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। पहला है फाइनाइटनेस। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि एक्यूरेसी, हमारा जो आउटपुट है वो एक्यूरेट मिलना चाहिए। अगर हम सेम इनपुट बार बार रिपीट करेंगे तो वही आउटपुट हमको मिलना चाहिए, आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। थ्रूपुट, हमारी एल्गोरिथम का जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत कम समय में आना चाहिए, मतलब थ्रूपुट उसका हाई होना चाहिए। थ्रूपुट हमेशा हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको आंसर बहुत जल्दी चाहिए, 1 घंटे में नहीं चाहिए, 2 घंटे में नहीं चाहिए, विद इन सेकेंड, नैनो सेकेंड में हमको उसका आउटपुट मिल जाना चाहिए। ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी, पांचवी अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस। 6 की बात करें, रॉबस्ट, या रॉबस्ट को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई ऐसा विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रॉबस्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए, फाइनाइटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, थ्रूपुट, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, एक्यूरेसी हो गया, अनएम्बिगुअस हो गया। और अगर एक हम लोग बात करें, यहाँ पे एक शब्द और ले लेते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को हम लोग यहाँ पे थ्रूपुट के अंदर ही रखेंगे। देखिए, ये तो हमने बता दिया, एक्यूरेसी बता दिया, थ्रूपुट हमेशा हाई होना चाहिए, एक फिक्स टाइम में आना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें हमारा काम होना चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, सुनिए। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर आप कोई नॉर्मल सिस्टम बना रहे हैं, अगर आप कोई नॉर्मल सिस्टम बना रहे हैं तो वहां पे रिस्क बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई क्रिटिकल सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, कोई क्रिटिकल सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप रिस्क को इग्नोर करेंगे तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आप एरोप्लेन, अगर सोचिए, आप चला रहे हैं बाइक, आप चला रहे हैं कार, गाड़ी का इंजन बंद हो गया, गाड़ी रीस्टार्ट कर लेंगे, कार का इंजन बंद हो गया, कार रीस्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अगर एरोप्लेन का इंजन बंद हो गया तब क्या होगा, एक रिस्क है। तो अगर हम लोग कोई क्रिटिकल सिस्टम बनाते हैं तो वहां पे रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते।
वहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिकेशन। हम लोग जब भी कोई क्रिटिकल सिस्टम बनाते हैं तो क्रिटिकल सिस्टम को बनाने से पहले उसकी स्पेसिफिकेशंस को चेक कर लेते हैं कि वो स्पेसिफिकेशन हमको एम्बिगुअस रिजल्ट दे रही है या वो स्पेसिफिकेशन हमको अनएम्बिगुअस रिजल्ट दे रही है। अगर एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस का मतलब होता है कि उसके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, पर अनएम्बिगुअस का मतलब ये होता है मात्र एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग चेक करके ये पता कर चुके होते हैं होगा या नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। 0-1 बात होती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये नहीं होता वहां पे। तो हमेशा एल्गोरिदम क्या होनी चाहिए? अनएम्बिगुअस, मतलब मात्र एक सॉल्यूशन देगी। अनएम्बिगुअस होगी तो ही उसको सिस्टम में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर वो एम्बिगुअस है मतलब उसके पास सेम इनपुट देने पे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल सकते हैं, तो उस केस में रिजल्ट आपका डेंजरस हो सकता है। तो एल्गोरिदम हमेशा अनएम्बिगुअस होनी चाहिए कि जितनी बार हम सेम इनपुट दें हमको वही आउटपुट मिले, मात्र एक आउटपुट। एक से ज़्यादा आउटपुट मिलने की संभावना नहीं होती अनएम्बिगुअस में। और इसीलिए स्पेसिफिकेशंस को चेक करने के बाद, मैच कराने के बाद, अनएम्बिगुअस स्पेसिफिकेशन मिल जाने के बाद तब हम लोग अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, चिप को डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनके बारे में हमने बताया आपको कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। अब नोटेशंस की अगर बात करें, हम लोग यहाँ बात करेंगे नोटेशंस की कि हमारे पास कौन कौन से नोटेशंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेनली तो हमारे पास 3 तरीके के, लेकिन हम लोग 5 तरीके के नोटेशंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज 3 ही करेंगे, फिर 2 बाद में करेंगे। देखिए सबसे पहला नोटेशन जो होता है वो होता है बिग ओ। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बिग ओ। बिग ओ नोटेशन ये क्या करेगा? बिग ओ नोटेशन जो होता है वो हमेशा आपको मैक्सिमम टाइम के बारे में इंडिकेट करता है। क्या करता है? मैक्सिमम टाइम के बारे में इंडिकेट करता है। और मैक्सिमम टाइम के साथ साथ इसको ये भी कह सकते हैं अपर बाउंड। क्या देता है ये? अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम, अपर बाउंड। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा या बिग ओमेगा कह लो, ठीक है, क्योंकि लिटिल ओमेगा भी होता है, तो बिग ओमेगा हम कहते हैं ज़्यादा सही रहेगा। बिग ओमेगा, ठीक है। बिग ओमेगा नोटेशन क्या होता है? ये हमेशा मिनिमम टाइम देगा। मिनिमम टाइम का मतलब होता है लोअर बाउंड। क्या देता है? लोअर बाउंड देगा। हमेशा वह कम से कम समय जिसमें हमारा प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है बिग ओमेगा। तीसरा नोटेशन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा नोटेशन। क्या बोलते हैं? थीटा नोटेशन। ये हमेशा एवरेज टाइम देता है। क्या देता है? हमेशा आपका एवरेज टाइम। ये 3 मुख्य नोटेशंस हैं जिनके बारे में हमने बताया। अभी इनकी कंडीशन क्या होती है ये भी हम देखते हैं कि इनकी अपनी क्या क्या कंडीशंस हैं, और इन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि बिग ओ की कंडीशन क्या होती है, बिग ओमेगा की क्या होती है, थीटा की क्या होती है। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से करें तो इसको बोलते हैं वर्स्ट केस। अगर बिग ओ की बात करें तो ये होता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या होता है? वर्स्ट केस मतलब सबसे घटिया समय, मतलब घटिया ना कहें, ये इलाहाबाद की भाषा में है, सबसे मैक्सिमम टाइम जिसमें कोई भी क्या फ्रेशर है, बिगिनर है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी।
बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अगर आपको बेस्ट केस निकालना है तो आप यूज कर सकते हैं बिग ओमेगा। बट अगर आप एवरेज केस की बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे एवरेज केस की बात कर रहे हैं, तो एवरेज केस में अगर आप बात कर रहे हैं एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उसको यूज करेंगे थीटा नोटेशन। ठीक है, वॉल्यूम शो आ रहा है, थोड़ा वॉल्यूम देख लीजिए। बच्चे बता रहे हैं कि वॉल्यूम स्लो आ रहा है। हेलो 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 हेलो, ठीक है, चलिए, ठीक ठीक ठीक, मैं कर लेता हूँ। चलिए, आवाज़ सही हो गई होगी, थोड़ा सा कुछ आवाज़ स्लो आ रही थी, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आप किस किस प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटी को जान सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर जाऊंगा, इसके डिटेल में बात करूंगा और एक ग्राफ बनाऊंगा। उस ग्राफ से देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से बिग ओ नोटेशन काम करेगा और उसके लिए कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी वो हम लोग देख लेंगे। चलते हैं। हमने आपको बताया कि अगर आप बिग ओ की बात कर रहे हैं तो वर्स्ट केस हो गया, अगर आप बात कर रहे हैं ओमेगा की तो आप बेस्ट केस हो गया, अगर आप बात कर रहे हैं थीटा की तो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी आप निकाल सकते हैं। एक बात और, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे आप अगर कांस्टेंट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कांस्टेंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर अभी कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन, इसको क्या बोलेंगे, बिग ओ ऑफ एन। क्या बोलेंगे, बिग ओ ऑफ एन। इसका क्या मतलब होता है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? अगर कहीं उसने लिख दिया कि सर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन है तो क्या होगी, इससे आप समझ क्या रहे हैं? बेसिकली जो ये लिखा हुआ है लीनियर टाइम है। लीनियर टाइम का मतलब ये ट्रॉवर्स कर रहा है, एक तरीके का, एक तरीका क्या है, ये ट्रॉवर्सल हो रहा है। यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं वो ट्रॉवर्सल कर रहे हैं, मतलब विजिट कर रहे हैं, लीनियर मूवमेंट आप कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऑर्डर ऑफ एन की बात कर रहे हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस निकल के आ रहा है, इससे हम क्या समझे, दिमाग में क्या जाएगा, इससे है कि ये लीनियर फॉर्म में चल रहा है, ये ट्रॉवर्सल विजिट कर रहा है, ये 1 by 1 चल रहा है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लिख दें हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो समथिंग लाइक यहाँ पे कुछ कंपैरिजन किया गया होगा, कुछ कंपैरिजन से संबंधित काम किए गए होंगे। और अगर आपके सामने लिख दिया कांस्टेंट टाइम, तो कांस्टेंट टाइम का मतलब होता है कुछ इनिशियलाइजेशन हुआ है, कुछ असाइनमेंट हुआ है, किसी प्रकार का कोई इनिशियलाइजेशन किए हैं या किसी प्रकार का कोई असाइनमेंट का काम किया है आपने कांस्टेंट टाइम में। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा एन लॉग एन, लॉगरिथमिक, ये क्या है, कुछ डेप्थ में, कुछ हाइट से, कुछ हाइट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कुछ डेप्थ तक गए, गहराई तक गए, तो ये लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, लॉगरिथमिक कुछ ऐसी होती है। तो हर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब, अगर आपके पास कहीं ऑर्डर ऑफ एन निकल के आ रहा है तो मतलब लीनियर काम हुआ है, कुछ ऐसा काम हुआ है कि ट्रॉवर्स किया गया, 1 1 1 1 1 विजिट किया गया। अगर आप एन स्क्वायर में है तो समझिए कुछ कंपैरिजन किया गया है, एक दूसरे का तुलना की गई, तुलना से संबंधित कुछ कार्य किए गए। अगर आप समझ लीजिए कि ऑर्डर ऑफ लिखा गया है एन लॉग एन, तो किसी डेप्थ तक गए, किसी हाइट को मेजर किया है, उस हाइट में जाके आपने लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट किया। ये इनके सिग्निफिकेंस होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहले एक ग्राफ बनाते हैं और एक ग्राफ बना के हम लोग देखते हैं
कि क्या हमारा बिग ओ नोटेशन होता है और फिर कैसे वो काम करता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी। ठीक है, हम यहाँ पे जिस नोटेशन की बात कर रहे हैं वो है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन, ठीक है, बिग ओ नोटेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा ग्राफ हम निकाल दे रहे हैं, सी जी ऑफ एन, सी इंटू जी ऑफ एन, कुछ ग्राफ निकाल दिया। और हम यहाँ पे, ये तो हमारा सी ऑफ जी ऑफ एन आ गया, और यहाँ पे कोई ग्राफ बना लेते हैं एफ ऑफ एन का, कोई ग्राफ यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन जिसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एफ ऑफ एन का मतलब क्या है, गिवन फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एन की बात कर लेते हैं। एफ ऑफ एन क्या है, गिवन फंक्शन, और इसी की हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, ये हमारा एफ ऑफ एन हो गया। एफ ऑफ एन हमारा जो है गिवन फंक्शन है, एफ ऑफ एन क्या है हमारा गिवन फंक्शन है, और सी ऑफ जी ऑफ एन जो होगी वो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपके कैलकुलेट होके जो वैल्यू आएगी वो। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग चलें थोड़ा सा, ठीक है, इस पॉइंट पे चलें जिसको हम बोल रहे हैं एन नॉट। ठीक, ये वो पॉइंट है जिस पे हमने क्या किया है, वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ठीक, ये पॉइंट होगा हमारा एन नॉट, और यहीं से हम चलेंगे कि कितनी भी वैल्यू हो सकती है। दूसरी बात, कुछ छोटी छोटी बातें रख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान रख लेते हैं, ये जो सी है ये स्मॉल सी है, नॉट अ कैपिटल, तो सी जो होगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि निगेटिव होगा तो फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निगेटिव हो जाएगी, और किसी की परफॉर्मेंस निगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि कोई वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकती। तो हमेशा याद रखिएगा सी जो होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक, अगर हमको कोई फंक्शन एफ ऑफ एन दिया हुआ है, इस एफ ऑफ एन की स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को वर्स्ट केस में एनालिसिस करेंगे, तो हम लोग बिग ओ नोटेशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, पहले आप ये समझिए कि हम कैसे इसको अपने में एक्सप्रेस करेंगे और कैसे उसको हम लिखेंगे। तो हम इसकी बात करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा एफ ऑफ एन है, ठीक है, बिग ओ जी ऑफ एन जो होगा वो क्या होगी, एफ ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एफ ऑफ एन हमारा क्या है, गिवन फंक्शन जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, और सी जी ऑफ एन हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, और हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि एफ ऑफ एन, और इसको अगर एक्सप्रेस करने चले इसके फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े होंगे आप लोग सेट थ्योरी में, तो सेट बिल्डर फॉर्म ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन जो होगा, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन जी ऑफ एन जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एन, ठीक, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर c and n naught such that
सच दैट क्या होगा, कंडीशन हो जाएगी, कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, सच दैट के बाद मैं कंडीशन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। कंडीशन ये होगी 0 लेस देन सी जी ऑफ, इसको लिख लीजिए, मैं उसके बाद लिख देता हूँ कि सच दैट के बाद का मैं कंटेंट लिख दूँ, वहाँ कट जा रहा है कंटेंट, मैं आपको ऊपर लिख दे रहा हूँ। सच दैट का मतलब क्या होगा सच दैट, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, सच दैट अगर यहाँ पे लिखें जो आपका एन नॉट होगा, एन नॉट की वैल्यू हमेशा एन से ज़्यादा होगी या एन के बराबर हो सकती है। जो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये पॉइंट एन नॉट होगा, आपके पास जो ये एन नॉट की वैल्यू होगी, ये एन नॉट की वैल्यू जो होगी वो हमेशा एन के बराबर होगी या एन से ज़्यादा होगी। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो सी का मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, सी का मान 0 से ज़्यादा होगा। और जो बाउंडेशन आएगी वो क्या आएगी कि 0 से ज़्यादा हो सकती है सी ऑफ जी ऑफ एन लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एन। ठीक है, सी ऑफ जी ऑफ एन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एफ ऑफ एन से। अगर इसको समझें तो यहाँ पे क्या निकल के आया, ये टाइम कम हो गया, ये टाइम क्या हो गया, कम, तो टाइम कम हो गया तो वर्स्ट केस होगा क्या, नहीं, बेस्ट केस होगा। इसलिए आप थोड़ा खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो क्या निकल रहा है। ठीक, आप ये लिखिए 0 सच दैट एफ ऑफ एन का मान कम होगा सी ऑफ जी ऑफ एन से। क्यों, क्योंकि ये आपका बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, किससे, एफ ऑफ एन से। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, ये आ गई फर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सी ऑफ जी ऑफ एन सर ने पहले इधर लिखा था, अगर लिखे होते तो एफ एन की वैल्यू से कम हो जाता, और कम हो जाता तो वो बेस्ट केस हो जाता, मतलब मिनिमम टाइम आता। हमको चाहिए वर्स्ट केस, मतलब मैक्सिमम टाइम अपर बाउंड, तो ये मान ज़्यादा होगा, इसलिए हमने पलट दिया, पलट दिया तो ये क्या बन गया, वर्स्ट केस। तो अगर आप बात कर रहे हैं बिग ओ नोटेशन की, तो बिग ओ नोटेशन में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बिग ओ नोटेशन का क्या इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, बिग ओ नोटेशन का क्या सिग्निफिकेंस होगा वो आपसे यहां पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा जो नोटेशन आ रहा है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलने जा रहे हैं, आगे चलते हैं, क्या, बेस्ट केस। बेस्ट केस में क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग कि बेस्ट केस में हमारा नोटेशन क्या होगा। बेस्ट केस में क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं बिग ओमेगा, क्या बोलते हैं, बिग ओमेगा, बिग ओमेगा नोटेशन। इसमें क्या हो जाएगा ये कोई ग्राफ जा रहा था एफ ऑफ एन, तो इसको हम लोगों ने कुछ ऐसे निकाल दिया, सी ऑफ जी ऑफ एन। ठीक, सी ऑफ जी ऑफ एन। अब इसको अगर लिखने चलें तो कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए भी सेम चीज है, सी जो होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, और एन नॉट की वैल्यू जो होगी वो एन से ज़्यादा होगी। अगर इसको लिखने चलेंगे कि बिग ओमेगा हमारा सी ऑफ बिग ओमेगा हमारा सी ऑफ जी ऑफ एन होगा। ठीक है, सच दैट यहाँ पे एफ ऑफ एन, सच दैट
देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर c जिसका मान ज्यादा होगा n, नॉट की वैल्यू n से ज्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे c का मान कम होना चाहिए, यहाँ पे c का मान कम होना चाहिए, इसलिए नीचे बनाए। अगर आप नीचे वाले ग्राफ से तुलना करेंगे तो उसमें c ऑफ g ऑफ n ऊपर था देखिए ऊपर था, पर यहाँ पे नीचे आ गया क्योंकि मिनिमम टाइम दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो होगा 0 ठीक है। ये हमारा कंडीशन निकल के आई इसके लिए, ओमेगा के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, एफ ऑफ एन था, यहाँ पे एफ ऑफ एन का मान सी ऑफ एन जी ऑफ एन बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे सी ऑफ जी ऑफ एन का मान कम होगा। तो ये आपका होगा हमेशा क्या, ये होगा आपका बिग ओमेगा नोटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी या बेस्ट केस एनालिसिस। ठीक है, बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी निकालना या बेस्ट केस एनालिसिस बेस्ट केस एनालिसिस हमारे पास ये है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बेस्ट केस के लिए क्या हम लोग कंडीशन रखते हैं। ठीक है हम लोग देखते हैं बेस्ट केस के लिए इसके बाद एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं अपना बेस्ट केस एनालिसिस में देख लेते हैं क्या हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा नोटेशन थीटा नोटेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है एवरेज केस एनालिसिस एवरेज केस एनालिसिस। एवरेज केस में क्या होता है, हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो बेटा पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास क्या होगा, अपर बाउंड होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। इसके बीच में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लाई करेगी, इसके बीच में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लाई करेगी अब मान लीजिए हमने ग्राफ बनाया ऐसे, और यहाँ से ये ग्राफ गया ऐसे, और यहाँ से ये ग्राफ गया, गड़बड़ हो गया चलिए, ये ग्राफ जा रहा है एफ ऑफ एन, इसी की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने में हम लोग क्या है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसी की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने में हम लोग क्या है, इंटरेस्टेड है अब हमारा जो ग्राफ चलेगा वो एक ग्राफ मान लेते हैं यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा है, सी ऑफ एन को अगर ले चलें, अगर सी ऑफ एन को ले चलें, कुछ ऐसा लेके चलें सी ऑफ जी ऑफ एन, इसको C2 रख लो, C2 रख लो, और कुछ ऐसा ग्राफ ले लेते हैं, कुछ कहीं क्रॉस करने लगे, क्रॉस कर जाए ग्राफ को ले लेते हैं ओरिजिन से। ठीक है, ग्राफ को ले लेते हैं ओरिजिन से ऐसे, ये हमारा हो गया एफ ऑफ एन ये हमारा हो गया एफ ऑफ एन, और यहां से ये हो गया C1 G ऑफ एन। ठीक है, C1 इंटू जी ऑफ एन। ठीक है, लोअर बाउंड के लिए हो गया, और हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं अपना अपर बाउंड अपर बाउंड। तो अपर बाउंड निकालने के लिए कुछ ऐसा ले चलते हैं, C2 G ऑफ एन।
एक काम और करना पड़ेगा, थोड़ा एफ में बदलाव कर लेते हैं, एफ में बदलाव कर लेते हैं क्योंकि एफ कहीं कट नहीं कर रहा है, ठीक है, एफ कहीं कट नहीं कर रहा है, तो एफ को थोड़ा कट करा लेते हैं, एफ को यहाँ से कुछ ऐसे कट करा के निकाल देते हैं ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हमको थीटा नोटेशन को एक्सप्रेस करना है, थीटा नोटेशन को एक्सप्रेस करना है जी ऑफ एन, तो इसको लिखेंगे क्या, जीरो से इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किसके, सी ऑफ जी ऑफ एन से, और क्या होगी एफ ऑफ एन इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे C2 इंटू जी ऑफ एन से कम हो जाएगी देखिए मैंने कहा था ना अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में, ये आपका क्या था मिनिमम टाइम, मतलब लोअर बाउंड है, और ये आपका क्या है अपर बाउंड है, मैक्सिमम टाइम है, तो ये आपका हो गया लोअर बाउंड और ये हो गया आपका अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में जो टाइम निकल के आया दैट इज योर एवरेज टाइम। तो एवरेज केस एनालिसिस के लिए ही हमारे पास क्या है थीटा नोटेशन, ठीक है। यहाँ भी हमारा जो C1 C2 होगा, C1 और C2 जो होंगे दोनों क्या होंगे दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। यहाँ पे C1 C2 क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और n नॉट का मान वही होगा n से ज्यादा होगा ठीक है। तो आप क्या है इस तरीके से ग्राफ के हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि सर ये ऊपर है तो अपर बाउंड हो गया, ये नीचे है तो लोअर बाउंड हो गया, इन बिटवीन है तो ये, मतलब ग्राफ से भी पता कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम टाइम, ये क्या है आपका अपर बाउंड है, मतलब मैं वर्स्ट केस का हो गया, ये क्या है लोअर बाउंड हो गया। तो आप इनसे भी देख के पता कर सकते हैं कि क्या उसका टाइम होगा कि ये किस चीज़ की एनालिसिस करेगा ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस, तीनों केस की आप एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी और किस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। दो नोटेशन और होते हैं जिनके बारे में चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे, कि हमारे पास जो दो अलग नोटेशन है लिटिल ओमेगा और लिटिल ओ। लिटिल ओमेगा मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको, हमारे पास होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लिटिल ओ, लिटिल ओ नोटेशन, ठीक। और दो नोटेशन जो हमारे पास और हमारे पास क्या होते हैं लिटिल ओमेगा, क्या होता है लिटिल ओमेगा नोटेशन। ये दो नोटेशन अलग क्यों है, इनमें क्या खूबी है कि किसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, किसमें नहीं करता, किसमें लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बिहाफ पे देखेंगे और फिर बताएंगे कि ये दो नोटेशन हमारे पास किस तरीके से होते हैं, ठीक है। लिटिल ओमेगा और लिटिल ओ नोटेशन, तो चर्चा बाद में करेंगे इस पे। अब ये आपके नोटेशंस थे, इन नोटेशंस के बिहाफ पे हम लोग अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को तीन केस में कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीज़ों के बिहाफ पे हम लोग अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को तीन चीज में कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से वर्ड शुरू हो रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, तो जब भी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करेंगे, सबसे पहली बात कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी मेजर होगी इन टर्म्स ऑफ इनपुट होगी, इन टर्म्स ऑफ इनपुट। और अगर बात करें तो वर्स्ट केस एनालिसिस होगी, वर्स्ट केस में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, दूसरा देखेंगे तो एवरेज केस होती है और अगर तीसरा बात करें तो बेस्ट केस में कितनी होती है। बेस्ट केस में ये तीनों कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग मेजर करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे बिग ओ, इसके लिए थीटा और इसके लिए ओमेगा नोटेशन, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर में क्या होती हैं कुछ अप्रोचेस होती हैं, जिन अप्रोचेस का हम लोग इस्तेमाल करके अपने डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर हर अलग अलग तरीके की अप्रोच को फॉलो करता है, मतलब टेक्निक्स को फॉलो करता है। जैसे एक टेक्निक होती है हमारे पास इंक्रीमेंटल अप्रोच,
क्या होती है? इंक्रीमेंटल अप्रोच। आप लोगों ने नाम सुना होगा इंसर्शन सॉर्ट का। तो इंसर्शन सॉर्ट जो है वो आपकी इंक्रीमेंटल अप्रोच पे बेस्ड है। एक अप्रोच और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एक होती है ग्रीडी अप्रोच। इंक्रीमेंटल हो गया, डायनेमिक हो गया, ग्रीडी हो गया, और भी तमाम अप्रोचेस हैं, लेकिन मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि जब हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको जूलॉजी और बॉटनी के लिए मिल जाएगा। 297 अंकित जी, आप क्या करिए, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, वीडियो को आप स्टार्टिंग में ले जाएंगे, वहाँ पे मेरा एक नंबर दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं जूलॉजी और बॉटनी के लिए। ठीक है, उस पर आप देख लीजिए, हेल्पलाइन नंबर लिखा है, उस पर आप संपर्क कर लीजिए। ये हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप हेल्पलाइन नंबर पर जाके संपर्क कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 9628959237 या 8318489291 पे कॉल कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। तो इंक्रीमेंटल हो गया, डायनेमिक हो गया, ग्रीडी। इसके अलावा भी होती है ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक्स होती है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं। इंक्रीमेंटल में चले तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके बढ़ते हैं, 1 बाई 1, एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर पांचवा एंड सो ऑन। जैसे आपका हो गया बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, ये सब आपके क्या है, एग्जाम्पल है इंक्रीमेंटल अप्रोच के। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब आपके क्या है, इंक्रीमेंटल, एक एक करके आप इंक्रीज करते हैं। डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक जो होती है हमेशा बेस्ट सोल्यूशन मिलता है, बेस्ट सोल्यूशन, और ये कहिए या ऑप्टिमल सोल्यूशन। बेस्ट केस डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो होती है हमेशा आपको बेस्ट सोल्यूशन देती है, मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन देती है, इससे बेस्ट सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जितने तरीके हो सकते हैं, हम सारे तरीके से प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं। मतलब जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को अगर 50 अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है तो आप 50 तरीका लगाएंगे, फिर उस 50 में से सबसे बढ़िया तरीका कौन सा, उसको ढूंढेंगे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, लेकिन ऑप्शन आपको जो आंसर मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है, एक्यूरेसी 100%। ग्रीडी अप्रोच जो होती है, लालच, अगर ग्रीडी को हिंदी में समझे, लालची। ठीक है, तो लालच बुरी बला है, लेकिन ग्रीडी अप्रोच में क्या होता है, हो सकता हो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए, या ना मिले। मतलब ऑप्टिमल भी मिल भी सकता है, अगर ऑप्टिमल को कहें यस और नो। जो सोल्यूशन निकल के आया है, जैसे आपने किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जल्दी सॉल्व कर दिया, लेकिन जिस तरीके से सॉल्व किया है वो तरीका बेस्ट है या नहीं, वो तरीका कितना अच्छा है कितना खराब, ये हम नहीं जानते, लेकिन वो तरीका हो सकता हो बेस्ट, हो सकता हो वो वर्स्ट हो सकता हो। तो ग्रीडी अप्रोच जो होती है वो कभी आपको हो सकता हो ऑप्टिमल सोल्यूशन दे या आपको न दे। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, आपने अगर आप कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा नैपसैक प्रॉब्लम जो होती है वो क्या है, ग्रीडी अप्रोच पे बेस्ड है।
अगर डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक में आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, लॉन्गेस्ट LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस पढ़ा होगा, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, और भी तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होती हैं। तो ये अप्रोचेस होती हैं, इन अप्रोचेस को भी हम फॉलो करते हैं कि हमने अपने डेटा स्ट्रक्चर को जो इम्प्लीमेंट किया है उस डेटा स्ट्रक्चर में वो किस अप्रोच पे बेस्ड है, ग्रीडी पे है या डायनेमिक पे है या आपका इंक्रीमेंटल अप्रोच है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि हमारा क्या अप्रोच चला गया है और उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया गया है वो किस अप्रोच पे किया गया है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनका मैंने आपको जानकारी दी। कल हम लोग बात करेंगे वेरियस सॉर्टिंग टेक्निक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आएगी वेरियस सॉर्टिंग टेक्निक्स, और यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी कि हर डेटा स्ट्रक्चर की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कॉलम बनाएंगे वर्स्ट केस का, एक कॉलम बनाएंगे एवरेज केस का, और एक बनाएंगे कॉलम बेस्ट केस का, और यहाँ पे एक कॉलम रखेंगे नेम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ऐसे चलेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने बात की क्विक शॉर्ट की, इसकी बात की, तो क्विक शॉर्ट की वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n²। ऐसे ही एवरेज केस देखेंगे, ऐसे ही बेस्ट केस देखेंगे। इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में हर डेटा स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी को लिखते जाएंगे कि एग्जाम में अगर आएगा तो हम फटाक से उस टाइम पे विदिन 1 या 2 सेकंड में उसके आंसर को टिक कर देंगे। तो कल इन पे देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग इन्हीं से जुड़े आगे जुड़े हुए चीज़ों से लाएंगे, देखेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लेक्चर में फिर हम आएंगे मंडे को DLD लेके। हमने आपसे कहा है कि 3 दिन DLD और 3 दिन डेटा स्ट्रक्चर। तो अगला जो थर्सडे आएगा उस थर्सडे में हम आपसे बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की, लेकिन मंडे को बात करेंगे DLD की, डिजिटल लॉजिक डिजाइन। उसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी का कंटिन्यू करेंगे और प्रयास करेंगे कि 10 क्वेश्चंस के PDF भी लेके आएँ जो आपके गेट से, मतलब लॉजिक गेट से और फ्लिप फ्लॉप से जुड़े क्वेश्चंस होंगे। 10-15 क्वेश्चंस के लेके आएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, उन पे भी प्रैक्टिस करेंगे 5-10 मिनट में। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अगला सेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोमवार को फिर मिलेंगे, मंडे को फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तब तक रखिए अपना खास ख्याल। गुड नाइट, टेक केयर। लेकिन ये याद रखिएगा, गोल को पाने में आपको किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। गोल दिमाग से उतरना नहीं चाहिए कि BPSC TRE 4.0 में एक सीट हमको चाहिए एनी हाउ कैसे भी। उसका जो भूत है वो दिमाग पे चढ़ा होना चाहिए, तभी आप बनेंगे जुझारू और लगे रहेंगे। चलते हैं, मिलेंगे आपसे सोमवार को। गुड नाइट, टेक केयर।